हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लास में स्वागत है। आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं आपके लिए हमने इसके पहले 1 2 3 4 अध्याय समझा चुके थे। आज हम आपके लिए फिर से अध्याय 10 लेके आए हैं। देखते हैं अध्याय 10 क्या है। यह पुस्तक आपको राज शिक्षा केंद्र द्वारा प्राप्त हुई है। बच्चों, आपको इस परीक्षा में इसी ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। क्या है अध्याय का नाम? 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। उन परिस्थितियों को लिखना है जिनके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। देखते हैं इसका उत्तर। निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। पहला पॉइंट है इसका, औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। वह बहुत क्रूर शासक था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, सिखों के 10 गुरु थे, उसमें से गुरु तेग बहादुर को भी फांसी उसी ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने। दूसरा पॉइंट है इसका, मनसबदारों के शक्तिशाली वर्ग को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्ग को अपने वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए क्या हो गया था? कठिन हो गया था। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। 18वीं देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, 18वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए, उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है, अगर आपको इसका और अधिक डिटेल चाहिए तो आप अपनी पुस्तक इतिहास के पृष्ठ क्रमांक 142 में इसका उत्तर खोजकर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर देखिए। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गए, जैसे अवध, बंगाल व हैदराबाद। दूसरा पॉइंट है, ऐसे राज्यों मुगलों के पुराने शासन काल में। तीसरा पॉइंट है, मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था और वह कहाँ का शासक था? इसका उत्तर है, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला शासक नादिर शाह था। वह ईरान का शासक था। उसका नाम क्या था? नादिर शाह, जो इराक का शासक था। इसने बहुत सारा धन लूट कर ले गया था। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, चौथवा सरदेशमुखी से क्या आशय था? चौथवा सरदेशमुखी से क्या आशय था? इसका उत्तर देखिए। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथवा सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। ठीक है, आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 है, अवध में असादत खां द्वारा जागीरदारों को किस प्रकार नियंत्रित किया गया? इसका उत्तर है, अगर आपको इसका और अधिक से अधिक जानना है तो आप अपने इस
इतिहास की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 144 में इसका उत्तर देख सकते हैं। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। असादत खान बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 5वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है। सूबेदार आशफ जहां दक्कन का शासक किस प्रकार बना। इसका उत्तर है 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र पर वास्तविक शासक बन गया। ठीक है, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7वां है आपका। दल खालसा किसे कहते हैं, वे किस प्रकार कार्य करते थे। दल खालसा किसे कहते हैं, वे किस प्रकार कार्य करते थे। उत्तर है इसका 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गोविंद सिंह। उनने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ते हैं। सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी। सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी। इसका उत्तर है सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था सिखों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राखी व्यवस्था का प्रचलन किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का कितना प्रतिशत भाग 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है। मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था तो यह स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 जो आपके अध्याय का सबसे आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है। जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे। इसका उत्तर है जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र पानीपत तथा बल्लभगढ़ थे। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठ पर पहुंची
और सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रमुख क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ में व्यापार किया गया। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ अध्याय 10 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।